हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। एंड ये थ्योरी वाला वीडियो नहीं है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे। बट बट इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर अप करेंगे जो भी एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे कुछ फेमस क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए while solving the problems. The first one is a semicircular ring जिसका होता है सेंटर ऑफ मास 2r/pi if r is the radius. Then second हम देखेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में। और सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज 4r/pi, सॉरी 4r/3pi where r is the radius. सिमिलरली हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लैमिना की। यहाँ हम देख सकते हैं ट्रायंगुलर लैमिना जो होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास कहाँ अप्लाई करता है h/3 पे, अगर h इज द हाइट फ्रॉम द बेस। यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की दैट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर, दिस वन, ठीक है, सेंटर से। चलो नेक्स्ट सॉलिड कॉन के बारे में बात करेंगे। सॉलिड कॉन कैसा होता है बताइए। इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा h/4 पे और h इज द हाइट ऑफ दिस कोन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। जैसे होता है ना आपका जो क्या बोलते हैं उसे, बाउल होता है या फिर कटोरा होता है, ठीक है, दिस इज द बाउल और हॉलो हेमिस्फीयर। अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा r/2 पे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, इसी तरह हम बात करेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर की। और सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब आपको समझ में आ जा रहा होगा ये सॉलिड का मतलब क्या है, ये पूरा मैटर इसमें फिल्ड अप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका भी रेडियस r होगा तो सेंटर ऑफ मास निकलेगा 3r/8 पे। तो ये कुछ क्या बोलते हैं फेमस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसे आपको याद रहना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो द लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बोलते हैं उसे, इसका जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जब मैं इसका एक थियोरेटिकल वीडियो बनाऊंगा तो इसका सारे डेरिवेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे उस वाले वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ देखने वाले हैं द इक्वेशन, सॉरी द एमसीक्यूज। ओके, और एमसीक्यूज में जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे या फिर बड़े कॉन्सेप्ट्स अगर लगेंगे तो उसे भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर आगे मूव करते हैं। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन 1। A system consists of mass m and small m, where capital M is greater than small m, and the center of mass of the system क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मतलब एक सिस्टम में दो मासेस मैंने ड्रॉ किया है, एक है m1 एक है m2। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो ये मास m1 को मैंने रखा ओरिजिन पे और m2 को रखा है डिस्टेंस r पे, ठीक है। अगर दिस m1 इज लाइंग ऑन द ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका सेंटर मास क्या बताओ, ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है और ये डिस्टेंस ऑफ r है। तो हमें पता है द x एक्सिस में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है दैट इज x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अगर ये टू बॉडी सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो m1 है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो इसका जो x एक्सिस होगा या फिर इसका जो पोजीशन होगा ऑन द x एक्सिस इट विल बी 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2 किसके बराबर है, x2 है जो इसका फ्रॉम ओरिजिन टू दिस ओरिजिन, ओके, इसका सेंटर तक दैट इज r। यहाँ लिख सकते हैं इंटू r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, या फिर हम लिख सकते हैं इसे m2 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया, दिस इज नोन एज r1। r1 मतलब इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, दिस वन, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास, ये आ गया r1 एंड इट इज गेन बाय m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं अगर इसको ओरिजिन माना जाए m2 को, ठीक है, m2 को ओरिजिन मानते हैं तो यहाँ आएगा r2 इक्वल्स टू m1 r बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं वी हैव टू वैल्यूज ऑफ r1 एंड r2। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो अगर m2 ग्रेटर है m1 से तो ऑब्वियसली r1 भी क्या होगा, r1 भी बड़ा होगा r2 से, ठीक है। मतलब ये है कि r1 जो है बड़ा है r2 से, ठीक है। तो r1 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक लाई करेगा, इट विल लाई नियर बाय m2, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो
वेरी गुड. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये. सो यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग इट सेंटर ऑफ मास. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. दिस इज M1 एंड दिस इज M2 एंड दिस इज M3. ठीक है, तो इसके कुछ रेडियस है. इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज R2 एंड दिस इज R3. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यू कैन टेल द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन. जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक पार्टिकल्स जो है, हर एक पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है. क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. कैसे घूम रहा है ये, सर्कुलर मोशन में. अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इसका मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए. तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो गलत है. ठीक है, ऑप्शन 2 पे बात करते हैं. देखो ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट. ओके, तो सेंटर ऑफ मास जो है ये क्या है, ये रेस्ट पे रहता है. ऑब्वियसली इट विल बी एट रेस्ट. ये तो आगे मूव नहीं कर रहा है. इट इज द केस ऑफ प्योर रोटेशनल. और प्योर रोटेशनल में द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज एट रेस्ट. ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Three identical metal balls, each of radius r, are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when the center of the three balls are joined. The center of mass of the system located at. कुछ ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा. यू कैन सी दैट यहाँ मैंने 3 बॉल्स लिया है. ठीक है, आई हैव टेकन 3 बॉल्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस. ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा. अगर इसे हम कनेक्ट करते हैं तो ये बनेगा एक ट्राइंगल, दैट टू इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द, दैट क्या बोलते हैं उससे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस. ठीक है, इज दैट क्लियर. क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, शेप एंड साइज में इक्वल था. ठीक है, इसीलिए इसका सेंटर भी कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस. अगर मान लेते हैं अगर शेप एंड साइज में कुछ और आता तो शायद ये पॉइंट जो है ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये शेप एंड साइज सबका सेम है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एट देयर मीडियंस होगा. इज दैट क्लियर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी. नहीं, मे लाई विद इन, आउटसाइड और सरफेस ऑफ द बॉडी. यस, इट इज करेक्ट. ठीक है, ये बाहर भी लाई कर सकता है या फिर विद इन द बॉडी भी लाई कर सकता है. अंडरस्टूड. चलो, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2. इसी तरह बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे पूछा गया था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन. तो सॉलिड कोन के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं. सॉलिड कोन का जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास होता है सॉलिड कोन का, दैट इज h/4 फ्रॉम द सेंटर. फ्रॉम द सेंटर मैंने यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन एक आप चाहो तो ये डेरिवेशन देख भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में. इज दैट क्लियर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन अलोंग द लाइन फ्रॉम द सेंटर of the base to the vertex, okay, is at 1/4 of the height. क्या हो जाएगा ये, 1/4 of the height. ठीक है, this is the answer to this question and this is the derivation. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख भी सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार समझ भी सकते हो, बट आई विल गिव ईच एंड एवरी डेरिवेशन इन डिटेल्स इन द थियोरेटिकल वीडियो. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर मास कितना आ गया, h/4. दैट टू फ्रॉम सेंटर फ्रॉम दिस बेस. ठीक है, बेस से ये हाइट, दिस हाइट इज h/4. इज दैट क्लियर. चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. 3 identical spheres, each of mass 1 kg, are placed touching one another with their centers in a straight line. Their centers are marked as A, B, and C, respectively. The distance of the center of mass of the system from the center of sphere A. तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये इसका जो है क्या बोलते हैं उसका फिगर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो. ठीक है,
क्योंकि वंस आपने फिगर ड्रॉ कर लिया देन 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है ताकि हमको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द स्पेयर हैविंग ए ओरिजिन एट ए, दिस इज स्पेयर बी, स्पेयर सी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया हमें निकालना क्या है, द सेंटर्स आर मार्क्ड एज ए बी एंड सी, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर ए। तो फ्रॉम ए से लेके हमें इसका निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज एक्स कॉम, दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास along the x axis, that will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 whole divided by m1 plus m2 plus m3। यहाँ पे y c o m क्यों नहीं निकालेंगे, बिकॉज ये जो दिस इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इसका सेंटर ऑब्वियसली कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो a है, पॉइंट a है, इसका ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, तो इसका x1 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह पॉइंट b देखो, पॉइंट बी कितने दूरी पे है, यहाँ पे दिस इज ए बी, ए से लेके बी तक दूरी है, दैट इज ए बी। इसी तरह पॉइंट सी कितना दूरी पे है, ये हो जाएगा ए सी, यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा एक्स थ्री लिखा ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकल के आएगा एक्स कॉम इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी बाई 3। ओके, ए बी प्लस ए सी बाई 3। तो यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है दैट इज m1 प्लस इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, जो कि है 1 kg के बराबर। x1 यहाँ पे 0 आ गया, x2 यहाँ पे ए बी एंड x3 इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो और एक बार देखो एंड समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। चलो, वेरी गुड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, देखो, इनिशियली टू स्टेबल पार्टिकल्स x एंड y स्टार्ट मूविंग towards each other under mutual attraction. If at one time the velocities of x and y are v and 2v respectively, what will be the velocity of the center of mass of the system? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये x है, दिस इज पार्टिकल x, दिस इज पार्टिकल y एंड इनिशियली इट इज मूविंग, इनिशियली वो क्या पे था, इनिशियली वो स्टेबल था। अभी जो पॉइंट x है, सॉरी द पार्टिकल x एंड y था, x मूव कर रहा है वेलोसिटी v पे टुवर्ड्स x एक्सिस और y मूव कर रहा है वेलोसिटी 2v से अलोंग माइनस x एक्सिस। ठीक है, तो क्योंकि ये अट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर ये अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे से ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, यस, ड्यू टू इंटरनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको पुश या पुल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा भाई, बताओ, 0 हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये क्या बनेगा, दिस विल बी कांस्टेंट। तो इनिशियली क्योंकि ये रेस्ट पे था, यहाँ लिखा है ना स्टेबल वे, तो मतलब ये रेस्ट पे था, तो फाइनली भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी इज एट रेस्ट, सो पार्टिकल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्वियसली ए ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियली भी जो था वैल्यू तो फाइनली वैल्यू उसका उतना ही रहने वाला है। अगर तो इनिशियली 0 था तो अभी भी क्या बन जाएगा, 0। यस, इज इट सिंपल और नॉट? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना। In the HCl molecule, the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom, और 1 angstrom वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, that is 10 to the power minus 10 मीटर। The approximate location of the center of mass of the molecule from hydrogen atom, assuming the chlorine atom to be about 35.5 times massive as hydrogen। आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखो, ठीक से पढ़ो, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की मतलब कोशिश करो।
सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, और इसके गिवन डेटास को लिखो, तब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। मतलब 90% जो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गया ये, ठीक है। अब क्योंकि हमें कम टाइम में करना है तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2 एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1.27 into 10 raised to the power minus 10 because it is given here, ठीक है। दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे बोला नहीं गया कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बना देना और एक यहाँ पे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे एक्स एक्सिस पे लाई करा दिया, अंडरस्टूड, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स कॉम, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ इन द एक्स एक्सिस, इट विल बी द फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे m1 बन जाएगा 2, ठीक है, m1 हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एटॉमिक यूनिट है बिकॉज इट इज गिवन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्यों क्या मास क्या हो जाएगा, 2 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है किसके बराबर, 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, ओके। और x1 क्या बनेगा बताओ, x1 इज दिस डिस्टेंस विच इज एट ऑरिजिन, तो ये 0 बन गया। नेक्स्ट 35.5 इंटू 2 इंटू 1.27 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10, मतलब ये वैल्यू किसका है, x2 का, कौन सा, दिस वन इज द वैल्यू फॉर x2 एंड m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m2 का वैल्यू आएगा, एक्चुअली आना चाहिए 35.5, बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी इट इज assuming the chlorine atom to be about 35.5 times massive, ओके। तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो 35.5 इंटू 2, अंडरस्टूड, ओके फाइन। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, देखो m2 इक्वल्स टू 35.5 टाइम्स दैट मैसिव दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे आंसर जो आया दैट इज सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज 1.24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, या फिर लिख सकते हैं 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The distance between the carbon atom and oxygen atom in a carbon monoxide molecule is 1.1 angstrom, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इट इज गिवन, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू जो होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये कार्बन का हो गया, तो कार्बन का मास जो एटॉमिक मास है दैट इज 12, इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ठीक है। तो 16 मैंने पुट किया यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट और डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट एंड दिस इज द डिस्टेंस। और इसी तरह m1 क्या हो जाएगा, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट इंटू डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x1 जो कि 0 होना चाहिए, 0 हो गया। डिवाइड करेंगे इसे तो ये आएगा कुछ x कॉम इक्वल्स टू 0.63 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 10, या फिर लिख सकते हैं 10 टू द माइनस 10 को लिख सकते हैं हम 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम, कितना दूरी है, कार्बन एटम से इतना दूरी पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, इज दैट क्लियर। तो आंसर इज 0.63 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम कार्बन एटम, ठीक है। चलो वेरी गुड। Next, it is given the center of mass of a semicircular ring is at P. Okay, as shown in the figure. Then Y is, ये distance पूछ रहा है, मतलब center of mass पूछ रहा है from the center और from the origin. Semicircular ring के लिए हमने पढ़ा था that is 2r by pi. Answer will be 2r by pi, option number 1. आप चाहो तो इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, वैसे तो मैं डेरिवेशन दूंगा इन द कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, लेकिन आप यहाँ भी चाहो तो देख सकते हो कि इसका डेरिवेशन कैसे आया, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 200 ग्राम 500 ग्राम possesses velocities
10 I cap meter per second and 3 I cap plus 5 J cap meter per second respectively, the velocity of their center of mass in meter per second पूछा गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम, देखो डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको एक विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सको, ठीक है। उसके बाद आप एक बार विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया तो आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो इसे। द रीजन बिहाइंड इज दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ m1 बनाया है, यहाँ पे m2 बनाया है। तो इसका वेलोसिटी है 10 आई कैप और इसका वेलोसिटी है 5 जे कैप इन द वाई एक्सिस एंड 3 आई कैप इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द एक्स एक्सिस गिवन बाय m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए और ये हो गया अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का वैल्यू पुट करेंगे और वाई एक्सिस का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x1 क्या बताओ? x1 इज 10 आई कैप और यहाँ पे मतलब vx1, ठीक है, दिस इज द vx1 एंड vx2 इज दिस वन, ओके, दिस इज द vx2, दिस इज vx2 3। इसी तरह vy1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? vy1 तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे vy1 हो जाएगा 0 और यहाँ पे vy2 विल बी 5, इट इज गिवन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप, मैं वैसे ही मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को निकल के आ गया v कॉम इक्वल्स टू 5 आई कैप एंड v कॉम y along y एक्सिस इज 25/7 j कैप। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट सेंटर ऑफ मास along, सॉरी, सेंटर ऑफ द वेलोसिटी, center of mass of the velocity along x axis and y axis is given by 5 i cap plus 25/7 j cap। सिंपली बस वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे आप चाहो तो इसे यूनिट कन्वर्शन कर सकते हो। 200 ग्राम पे दिया है तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए बॉडी ए ऑफ मास m while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts, a body b of mass m by 3 and a body c of mass 2m by 3. The center of mass of bodies b and c taken together shifts compared to that of body a towards, ठीक है। क्या मतलब इसे देखो, इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट्स कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी ए, क्या ये शिफ्ट करेगा? इनिशियली मास m था तो ये नीचे फ्री फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोड कर गया, एक मास हो गया 2m/3 और एक मास हो गया m/3। देखो जो पहले ये एक्सप्लोड हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, ओके, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ये एक्सप्लोड किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बॉडी ब्रेक्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ओनली as there is equal amount of external gravitational force acting downwards on the two bodies, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा, फोर्स लगेगा एफ जी डाउनवर्ड्स, यहाँ पे भी लगेगा एफ जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट, तो इनिशियली जहाँ पे था अभी भी वहीं पे रहेगा बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ दिस पार्टिकल इज सेम ओनली। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डज नॉट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए 2 kg बॉडी ऑफ एंड ए 3 kg बॉडी आर मूविंग along the x axis at a particular instant. The 2 kg body has a velocity of 3 meter per second and the 3 kg body has a velocity of 2 meter per second. The velocity of the center of mass at that instant is। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, समझने की कोशिश भी करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देखो, तो यहाँ पे m1 जो है दैट इज 2 kg एंड m2 इज गिवन 3 kg। ये जा रहा है इन द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इसका है 3 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। अब ये बोल रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास तो उसी जगह पे नहीं रुकेगा ना, इट विल ऑल्सो मूव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो विल रिमेन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि भाई ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब ये है कांस्टेंट सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब ये है
कि इनिशियली इसके पास जो स्पीड था अभी भी वही सेम स्पीड रहेगा, स्पीड विल नॉट चेंज, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इनिशियली मूव कर रहे हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो सेंटर मास भी ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा। तो यहाँ से हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे v1 v1 v2 v2 m2 m2 m1 m1 वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय 5 करो, 5 मतलब टोटल मास, तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 12/5 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particles through a distance d, by what distance would be particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particles at the original position? क्या मतलब इसका, देखो इसका मतलब ये है, इनिशियली यहाँ पे दो मासेस हैं, ठीक है, दिस इज एट ए डिस्टेंस x1 एंड m2 मास जो है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये x2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये मास m1 है और ये m2 है, ये डिस्टेंस है x1 पे और ये डिस्टेंस है x2 पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्योंकि ये मूव कर रहा है एक दूसरे की तरफ, ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये अट्रैक्शन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स ओनली, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पहले अगर ये जीरो था तो अभी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था ना, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, वेलोसिटी इसका जीरो पे, तो अभी भी क्या होगा, ये जीरो पे। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ आगे मूव किया, मान लेते हैं ये कुछ प्लस डी, तो कुछ डी डिस्टेंस मूव किया, पहले इनिशियली x1 था तो कुछ डी डिस्टेंस चला होगा टुवर्ड्स राइट, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस डी। इसी तरह इसका हम लिख सकते हैं, पहले ये इनिशियली कहाँ पे था, x2 पे था, तो कुछ ये आगे आया होगा, सॉरी पीछे आया होगा ऐसे, तो डिस्टेंस इसका कुछ घटा होगा, दैट इज x2 माइनस x, कुछ घटा होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका सेंटर मास हम निकाल सकते हैं, दैट इज m1 x1 प्लस डी, कुछ सेंटर इसका बड़ा है यहाँ पे, सेंटर मास इसका, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका सेंटर मास क्या होगा, दैट इज x2 माइनस x, क्योंकि इनिशियली ये कहाँ था, इनिशियली ये यहाँ पे था, कुछ डिस्टेंस ये घट के आया है। ठीक है, सो m2 इंटू x2 माइनस x होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इन बोथ द केसेस x कॉम इज सेम, x का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन दोनों केस में सेम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस वन इक्वल्स टू दिस या फिर दिस इक्वल्स टू दिस। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम देख सकते हैं m1 प्लस m2 दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं, या कुछ इसको इवेल्यूएट करेंगे तो आंसर कुछ निकल के आएगा, x इक्वल्स टू m1 बाई m2 होल इनटू d। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, विच x, दिस वन x, मतलब ये जो m2 मास है ये कितना चला है, दैट इज x डिस्टेंस पे चला है। इज दैट क्लियर? इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट इज दिस वन। ओके, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 इंटू चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इन x1 दैट इज d, और m2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, दैट इज डेल x2। क्योंकि चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे, और वी कैन पुट दिस वैल्यू टू इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से भी डेल x2 मतलब दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, this is the change in displacement of m2 mass। ठीक है, तो m2 मास का जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है दैट इज गिवन बाय डेल x2। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज मूविंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन। ठीक है, देन अच्छी बात है, क्या बोल रहा है, देखो द क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई कर रहा था। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई कर रहा है उसे उसी में अगर उसी एक्सिस से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, उसी एक्सिस पे अगर हम इसे कट कर देंगे तो होगा क्या, द मास ऑफ द हैंडल, ये हो जाएगा द टू पीस हैव द सेम मास, इसका मास बराबर इसका मास होना चाहिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास था जहाँ से कट किया गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये हेवियर होगा, ये थोड़ा लाइटर होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ कम है, लेकिन दोनों का मास क्या होगा, मास विल बी इक्वल, ठीक है। लेकिन मास डेंसिटी अगर बात करें तो मास डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा और मास डेंसिटी इसका थोड़ा कम होगा, ठीक है, लेकिन बराबर मास होंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ही कट किया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। If the system is released, then the acceleration of the center of mass of the system is, देखो तो इसके रेस्पेक्टिव में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है m और यहाँ पे ब्लॉक है 3m। अब सिस्टम को रिलीज किया गया तो मतलब ऑब्वियसली जो हेवियर मास है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 3m इंटू जी। ओके, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना, mg नीचे, तो मास किसके बराबर है 3m, तो इट विल बी 3mg। इसी तरह यहाँ भी लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg, और क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग में कनेक्टेड है और ये मासलेस पुली है तो टेंशन क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे एफ ऑफ m बनाएंगे दिस वन, ठीक है। सो इट विल बी हाउ मच, टेंशन, देखो टेंशन ऊपर तरफ लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह हम एफ ऑफ 3m का बनाएंगे क्योंकि बॉडी ओवरऑली नीचे मूव कर रहा है तो 3mg बड़ा होना चाहिए माइनस टेंशन, दिस इज द नेट फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे मास है 3m इंटू ए क्योंकि मास का वैल्यू कितना है 3m। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेम इक्वेशन लिखा है, और यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं दैट इज a इक्वल्स टू g बाय 2। यहाँ से a इक्वल्स g बाय 2 आ गया तो हम सेंटर ऑफ मास का सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इसका इक्वेशन लिख सकते हैं m1a1 प्लस m2a2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, ma प्लस 3m, ये हो जाएगा माइनस a क्योंकि a1 जो है ये a है और a2 जो है ये माइनस a है। वाई? बिकॉज देखो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है दिस ब्लॉक, दिस एक्सेलरेशन गोइंग टू बी नेगेटिव माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके हमें निकल के आएगा दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस g बाई 4। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव्स डाउनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर if the distance between their centers is 3.2 centimeter, what is the shift in the center of mass of disk? ठीक है, क्या मतलब इसका देखो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, ये एक सेमी सर्कुलर सॉरी एक सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ से इसको हमने कट किया दिस वन, ठीक है, जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक इसके ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 3.2 प्लस 2, ओके, तो कितना हो गया बताओ 5.2, लेकिन टोटल कितना है, टोटल है 6, तो मतलब ये जो बाकी का बचा हुआ है ये होना चाहिए 0.8, ठीक है। इज दैट क्लियर? डायग्राम समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम, दैट इज गिवन बाय a1x1, होना क्या चाहिए था एक्चुअली इक्वेशन a1x1 प्लस a2x2 होल डिवाइड बाय a1 प्लस a2 होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन हम ये जो छोटा सा सर्कल है इसे हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वी आर रिमूविंग इट, सो आई एम पुटिंग ए नेगेटिव साइन हियर। अंडरस्टूड? ये आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या आ गया बताओ, एरिया क्या आएगा बताओ, एरिया ऑफ द जो सर्कुलर डिस्क है इट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, या फिर पाई इंटू 6 स्क्वायर क्योंकि 6 इज द रेडियस, इंटू 0 क्योंकि x1 इज एट द सेंटर, यहाँ पे ही है, माइनस a2 के एरिया क्या आएगा, सिमिलरली पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसका आर कितना है 2, सो पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3.2,
3.2 मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिया है, सेंटर लिया है फ्रॉम दिस पॉइंट, वी आर कैलकुलेटिंग द ओरिजिन फ्रॉम द दिस पॉइंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 3.2। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गॉट एक्स कॉम इक्वल्स टू 0.4, माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि देखो इनिशियली अगर मान लो ये चीज नहीं होता, मान लो इनिशियली अगर ये होल हम यहाँ से, या फिर जो सर्कुलर स्मॉलर सर्कुलर रिंग है या फिर डिस्क है, इसे अगर हम यहाँ से रिमूव नहीं करते तो ये सेंटर कहाँ पे लाई करता, 0,0 पे। क्योंकि हमने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया है तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कुछ नेगेटिव साइड में ये शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए मैन मास 80 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 320 kg। तो एक मैन है जिसका मास है 80 kg और ये ट्रॉली के ऊपर है जिसका मास है 320 kg। इफ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली अलोंग रेल्स एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर ये मैन स्टार्ट्स रनिंग, ओके, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट पे कितना जा रहा है ये, 1 मीटर पर सेकेंड। then after 4 second his displacement relative to ground, relative to ground क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए फ्रॉम द रिलेटिव मोशन दैट इज VMT, ये मैंने लिखा है मैंने VMT, VMT का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, जो कि गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इक्वल्स टू VMG माइनस VTG। क्या मतलब इसका, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे हम लिखते हैं ना VAB का मतलब क्या बताओ, VA विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VAG माइनस VBG। यस, लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, सो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा भाई बताओ, 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कुछ एक्ट कर नहीं रहा है, ये टोटली क्या है, ये सिस्टम है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m इंटू वी एम प्लस एम वी टी बाई एम प्लस एम। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम किस पे था, ये इनिशियली रेस्ट पे ही था ना। अगर रेस्ट पे था, कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पे था सिस्टम, तो अभी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई बताओ, 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पहले जो था अभी भी हो जाएगा, अगर पहले रेस्ट पे मतलब ये 0 पे था तो अभी क्या हो जाएगा, अगेन 0। तो ये अगर 0 हो गया तो ये टोटल टर्म भी क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा m स्मॉल m इंटू वी एम प्लस एम इंटू वी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Vt इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। ओके, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आ गया, माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो Vm निकाले हैं हम, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो कैसे निकला ये देखो, Vm इक्वल्स टू Vt प्लस VMT, यहाँ से हम कर सकते ना, व्हाट इज Vt, Vt क्या होगा बताओ, ये सॉरी Vm क्या होगा, दैट इज Vt प्लस VMT। ओके, और Vm देखो यहाँ पे VMG जो है ना, VMG जो है मैं इसे VM भी ऑनली लिख सकता हूँ, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है ये। ठीक है, तो Vm क्या होगा बताओ, इट विल बी माइनस 0.2 प्लस 1। सिंपली मैंने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देखो मैंने सिंपली बस वैल्यू पुट किया, तो Vm निकल के आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, हमें चीज निकालना क्या, हमें निकालना है डिस्प्लेस ऑफ द मैन रिलेटिव टू ग्राउंड। ये तो वेलोसिटी आ गया, लेकिन हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज गेन बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड द गिवन टाइम, और यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन टाइम दैट इज आफ्टर 4 सेकेंड, और टाइम तो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो 4 सेकेंड इंटू 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 मीटर। मतलब ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगेगा कि दिस मैन इज हैज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर, ओके, इन गिवन टाइम ऑफ 4 सेकेंड। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर varies as lambda equals to 2 plus x, then the position of the center of gravity मतलब center of mass, ठीक है, of the rod is, तो this is the क्या बोलते हैं उससे, this is the equation for a continuous body।
ठीक है, ये कंटिन्यूअस बॉडी का इक्वेशन है, दैट इज सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम होल डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, दैट इज इट इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं लैम्डा को, लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ। और ये कब वैलिड होता है, फॉर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, लैम्डा जो है यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी है, और ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के साथ क्या है, ये चेंज हो रहा है। मतलब मान लो अगर ये रॉड है, दिस इज रॉड, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं टोटल एल है, ठीक है, और ये क्या है, देखो ये मान लेते हैं जितना दूरी दूरी जाएगा ना, ठीक है, देखो हर एक पॉइंट पे क्या, हर एक पॉइंट पे क्या है, ठीक है, ये मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5, हर एक पॉइंट पे क्या है, इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dm बाई डी एक्स इज गिवन बाय व्हाट, लैम्डा, या फिर dm इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा इंटू डी एक्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे x कॉम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड हमें कवर करना है, और सिंपली यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करना है, दैट इज 2 + x, और बाकी रहा सब आपका इंटीग्रेशन। यू कैन सी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी इजी वन। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लास्ट द आंसर इज 12/7 मीटर। अंडरस्टूड। चलिए, ओके बच्चों, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे, a uniform rod of length 1 meter is bent at its midpoint to make 90-degree angle. The distance of the center of mass from the center of the rod is, देखो यहाँ से ये एक रॉड है जिसका लेंथ है L, इसको सेंटर से बेंड किया तो कुछ इस तरह दिखेगा ये। ठीक है, अब देखो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2, इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इसके बीच में, इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इसके मिडिल पॉइंट पे। ठीक है, अगर टोटल लेंथ ये l/2 है, क्योंकि ये आधा है ना, हाफ है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, l/4, इसका भी कहाँ पे होगा, l/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 लिखेंगे m/2 और x1 लिखेंगे, देखो सेंटर से कैलकुलेट करें, सेंटर से ये हो जाएगा l/4। ठीक है, प्लस m2, m2 मतलब ये वाला, इंटू x2, क्योंकि ये लाई कर रहा है ओरिजिन के लाई पे, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x कॉम्पोनेंट हो जाएगा 0, तो x2 विल बी 0। तो यहाँ पे x ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, l/8। इसी तरह y ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकालेंगे, ये भी आएगा सेम l/8। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे कहीं आएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये तुम्हारा पॉइंट है ऑफ ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, दैट इज 1/4, और ये भी है 1/4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, दैट इज 1/8, 1/8। ठीक है, आया ना, यहाँ पे देखो 1/8, 1/8। तो यहाँ से लेके सेंटर ऑफ मास जहाँ पे रहेगा उसका डिस्टेंस, लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ विल बी हाउ मच, दिस वन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, लेंथ विल बी अप्रोक्सीमेटली 17.7 सेंटीमीटर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ 20 में क्या बोला, देखो, two blocks of mass 8 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass। तो ये 8 kg का मास और एक 4 kg का मास कनेक्टेड है थ्रू ए स्प्रिंग विच इज मासलेस। ओके, और ये जो सरफेस में ये मूव करेगा, दैट इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो यहाँ बोला गया है कि 8 kg मास को एक इम्पल्स दिया गया, ठीक है, जिसके वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 4 kg तो अभी भी रेस्ट पे है। ठीक है, तो बोला गया है कि an impulse gives a velocity of 12 meter per second to the heavier block in the direction of lighter block. The velocity of the center of mass is,
क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये जो स्प्रिंग है, ये क्या होगा, वैसे ही क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है, ये कंप्रेस होता जाएगा। अच्छा, ये तो देखो, एक देयर आर टू केसेस दैट कैन अराइज। एक तो ये केस ये होगा, ये जैसे जैसे पास आता जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो इनिशियली कहीं यहाँ पे होगा, मान लेते हैं, क्योंकि हेवियर ऑब्जेक्ट है, ये लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो कहीं यहाँ पे होगा, इसके पास में होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जो है जीरो है, क्योंकि ये जो मूव कर रहा है, एक बार बस फोर्स लगा दिया, फिर फोर्स हटा दिया। इनिशियली तो फोर्स देंगे ही, एक्सटर्नल फोर्स तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन दे के तुरंत हटा दिया गया, तो यहाँ पे इनिशियल और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। और क्योंकि एक इम्पल्स दिया गया था यहाँ पे, इसके वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। व्हाई इट इज कंजर्व्ड? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि 8 kg मास को एक इम्पल्स दिया गया था, लेकिन वो देने के बाद दैट इज ए मोमेंटरीली, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन, एक मोमेंटरीली दिया गया था, लेकिन ये कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इसके लिए हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, और इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं v com इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो v1 का वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि m2 जो है रेस्ट पे ही था, ठीक है, ये रेस्ट पे ही है, तो हम इसे लिखेंगे जीरो। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ और केसेस भी अराइज हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने के बाद क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर के होता, ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक समझा रहा हूँ कि अगर ये कॉम्प्रेस होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसमें भी क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग पे, ठीक है। और जैसे जैसे पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, मान लीजिए एट ए टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये क्या करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अभी ये दोनों पे फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट, और इधर लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसकी वजह से क्या है, दोनों अभी एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये और एक केस हो सकता था, ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। यहाँ बोला गया द सेंटर ऑफ द मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या है, एक मास है जिसका इट इज मेड ऑफ 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इस कंबाइंड मास का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज एट द ओरिजिन, और ये मान लेते हैं ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 0,0,0 आएगा, ठीक है। अभी बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 अच्छा ये 4 kg लिखा है, एक्चुअली ग्राम होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी 4 ग्राम, such that the center of mass of the 4 particle system lies at point 1 2 3। तो मतलब यहाँ पे एक मास है जो कि बना हुआ है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम से, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 0,0,0, और एक 4 ग्राम का मास है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस पे, पोजीशन वेक्टर कितना है उसका, इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन अल्फा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, 1,2,3, मतलब 1,2,3 इज द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ये हम इसे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो हमें पता है हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो r ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस r2। एक तो होता है कोऑर्डिनेट से अक्रॉस में निकालना, ठीक है, एक तो होता है कोऑर्डिनेट से अक्रॉस में निकालना, इसे हम बोलते हैं XCOM, दैट इज सेंटर ऑफ मास अलोंग द x एक्सिस। एक होता है अलोंग y एक्सिस निकालना, एक होता है अलोंग z एक्सिस निकालना, और एक होता है अगर ये x y z तीनों में रहेगा, ठीक है, x y z तीनों में, तो इसका हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर r, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यही है सेम, ठीक है। तो उसका सेंटर मास गिवन है, उसे हम कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन वेक्टर इट इज गिवन 1,2,3 दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। m1 तो दिया हुआ है दैट इज 6, ठीक है। m1 क्या है 6 होगा, देखो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। m2 कितना होगा 4 ग्राम के बराबर दैट इज 4। और इसका कोऑर्डिनेट्स r2 मतलब पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन कितना दिया गया है अल्फा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, तो फिर ये वाला वैल्यू कैंसिल करेंगे तो 4 अल्फा इक्वल्स टू 10 आएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 5/2। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन asymmetrical uniform bar of negligible area of क्रॉस सेक्शन, तो एरिया इसका नेग्लिजिबल है, ठीक है, बस ओनली लेंथ है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेंटर मास, निकालना है इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द सेंटर मास, हम निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर इसका निकालेंगे अलोंग एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखो ये एक रॉड है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो यहाँ बना दिया मैंने, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, ये भी लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, पहले यहां से बात करते हैं। पहले यहां देखो, दिस रॉड विल हैव ए सेंटर मास एट द मिड पॉइंट। तो टोटल लेंथ अगर l है तो हाफ कितना हो जाएगा l/2, तो मतलब x कितना हो जाएगा l/2। देखो x कितना हो जाएगा l/2, दिस पॉइंट दिस विल बी l/2 इज द x। y कितना हो जाएगा, दिस इज द y किसके बराबर है, ये देखो ये लेंथ रॉड ऑफ जो लेंथ है इसके बराबर दैट इज l, सो l/2 l। अब बारी है इस रॉड की, कितनी दूरी पे है बताओ, ये l दूरी पे है, तो x कितना आ जाएगा l, और y कितना दूर होगा, हाफ इसका कितना हो जाएगा दैट इज l/2। इसी तरह हम बात करेंगे ये वाला रॉड की, देखो इसका मिड पॉइंट, तो यहां से लेके यहां तक तो ये l था, तो यहां से लेके आधा कितना हो जाएगा l/2, सो l/2 प्लस l विल बी 3l/2, क्योंकि x एक्सिस से लाई कर रहा है तो इसका y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, अभी हमें मिल गया 3 पॉइंट मास सिस्टम दैट इज दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स है दिस वन दिस वन दिस वन, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं r1, इसका r1 निकाल सकते हैं दैट इज l/2 आई कैप प्लस lj कैप, इसका भी निकाल सकते हैं l i कैप प्लस l/2 j कैप, और इसका भी निकाल सकते हैं l/2 आई कैप प्लस 0j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास पे यहाँ पे मेन इक्वेशन में आप पुट करेंगे दिस वैल्यू एंड विल गेट दिस आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A T-shaped object with dimensions shown in the figure is lying on a smooth floor. A force F is applied at the point P, parallel to AB, such that the object has only the translational motion without rotation. Find the location of P with respect to C. अच्छा देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक रॉड है, ये भी एक रॉड है, ठीक है, दोनों कनेक्टेड आपस में, ऐसा नहीं कि दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों कनेक्टेड आपस में, ठीक है। इसका लेंथ दिया गया है l और इसका लेंथ दिया गया है 2l, और ये फ्लोर में लाई कर रहा है, ये कहाँ पे, ये फ्लोर में ही है, मान लेते हैं फ्लोर एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इसी पे ये लाई कर रहा है, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है पॉइंट P पे, और पॉइंट P पे जब फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो हमें ये दिखने मिल रहा है ऐसा, ठीक है। ये ओनली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। देखो ट्रांसलेशन मोशन कब कर सकता है, अगर ये पॉइंट P जो है ये तुम्हारा अगर सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा तो मतलब क्या है, देखो एक्चुअल देखने से क्या लग रहा है कि इधर कम मास है और इधर ज्यादा मास है, तो कम मास की तरफ फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाना चाहिए ऐसे, लेकिन रोटेट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट ये रोटेट ना करे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे मान लो, ठीक है, अगर मैं इसे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये रोटेट करेगा, नहीं, ये आगे की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली तो यहां से लेके यहां तक इसका मास और यहां से लेके यहां तक इसका मास दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये सेंटर ऑफ मास ही है ये पॉइंट P, देन ओनली इट विल मेक ए ट्रांसलेशनल मोशन नॉट रोटेशनल मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू m/l, ठीक है, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी,
यहां से m किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू एल, किसके केस में, ये वाले केस में, क्योंकि इसका लेंथ l है, m मास कितना है m, ठीक है। और दोनों दोनों का जो है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो इसका लीनियर मास डेंसिटी भी सेम होगा, सेम मटेरियल से, ठीक है। तो m1 हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, m2 किसके बराबर होगा, m2 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ इज 2l, तो लैम्डा इंटू 2l m2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि दैट y1 क्या होगा, 2l, y1 इज दिस वन, देखो दिस इज द y1, ठीक है, एंड दिस इज द y2, ये y2 है, ठीक है। चलिए अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मतलब यहां से पॉइंट सी से, पॉइंट सी से ये जो रॉड है ये कितने दूरी पे बताओ, दिस इज एट ए लेंथ ऑफ दिस y1, ये y1 है, दिस इज y1 कितना दूरी पे है, 2l डिस्टेंस पे है, और y2 दिस वन कितना दूरी पे है बताओ, पॉइंट P, दिस वन इज l, यस, समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट, by using the equation the center of mass along y-axis is m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2, या फिर y of center mass is given by lambda into l into 2l plus lambda into 2l into l divided by total mass, that is lambda into l plus lambda into 2l। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा कुछ इस तरह, द आंसर इज गोइंग टू बी 4/3l। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, वाई कॉम निकालना है, तो इसलिए मैंने m1 y1 प्लस m2 y2 किया यहाँ पे। तो y1 जो है, ये m1 का जो y1 है ये सेंटर से लेना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना पे है, ये दिस वन, दिस ये पॉइंट मास सिस्टम, इसे भी बोलेंगे हम पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है। तो ये कितने दूरी पे है, दिस इज टोटल लेंथ इज 12। अब ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P ये कितना दूरी पे होना चाहिए बताओ, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो कितना दूरी पे होना चाहिए, इट शुड बी एट ए डिस्टेंस L, यस इट शुड बी एट ए डिस्टेंस L, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4l/3, इज दैट क्लियर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, ओके मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मासेस m 2m 3m shown up to nm grams are placed on the same line at distances l 2l 3l shown up to nl centimeter from a fixed point. The distance of center of mass of the particles from the fixed point in centimeters। जैसे कि देख लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, L डिस्टेंस पे देखो ये मेरा ओरिजिन है, L डिस्टेंस पे एक मास m है, 2l डिस्टेंस पे 2m है, 3l डिस्टेंस पे 3m है, 4l डिस्टेंस पे 4m है, इसी तरह सोन अप टू nl डिस्टेंस पे nm टाइम्स ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, दैट इज m1 x1 plus m2 x2 so on up to mn xn by m1 plus m2 so on up to mn। और सेंटर ऑफ मास अब क्या हो जाएगा बताओ, m1 क्या हो जाएगा m के बराबर, x1 क्या होगा l के बराबर, m2 क्या होगा 2m, x2 क्या होगा 2l, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा, m का भी सेम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे एम एल को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25 सो ऑन अप टू n स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नीचे क्या होगा, m कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n, इज दैट क्लियर। तो ये दिस इज द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो इसे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6, okay, this is the sum of the squares of natural numbers। इसी तरह 1 + 2 + 3 so on to n sum of the natural numbers, okay, जो natural numbers का sum होता है that is given by n into n plus 1 by 2, is that clear। इसे सॉल्व करें तो आंसर निकल जाएगा, सेंटर ऑफ मास along x axis will be l into 2n plus 1 by 3, okay, I hope you got this।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टू स्पेरिकल बाउंड बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before the collision. वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिर आओ देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो बता क्या रहा है कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस r है, और एक बॉडी है जिसका मास 5m है और रेडियस 2r है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, वो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12r है। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है क्योंकि दोनों बॉडीज को स्पेस में ऐसे ही मतलब फ्रीली ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो वहां पे क्या है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्पेस में भी तो एक्ट करता है ना, हर एक बॉडी का तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना। यस, दिस बॉडी इज हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो हमें निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ताकि, ठीक है, बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन मतलब क्या है, देखो सबसे पहला चीज है सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स ओनली। तो बाहर से अगर कोई फोर्स लगेगा नहीं तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। ठीक है, तो जहां पे था वहीं पे रहेगा, तो इसको मूव करके आना है यहां तक और इसको भी मूव करके आना है यहां तक। ठीक है, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट होगा और ये भी अट्रैक्ट होगा। अंडरस्टूड? तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू m इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल मास प्लस 5m इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लार्जर मास। ओके, तो देखो यहां पे हम देख सकते हैं, तो ये ट्रैवल करके गया x1, ये ट्रैवल करके गया -x2, पीछे की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, तो क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर मास विल बी जीरो, बिकॉज ये तो पहले से भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो mx1 प्लस 5m माइनस x2 दैट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। यहां से निकल के आएगा x1 इक्वल्स टू 5x2। ओके, x1 इक्वल्स टू 5x2 और x1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ व्हाट इज x2। देखो हमें पता है ये पहले से, ये जो ट्रैवल करेगा यहां से लेके यहां तक आएगा और ये यहां से लेके यहां तक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस तो 12r है ओरिजिन से, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, दैट इज 9r। ठीक है, तो इसका मतलब ये x1 देखो यहां से लेके यहां तक आया, दिस इज x1, ये यहां से लेके यहां तक आएगा, दिस इज -x2। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो x1 प्लस x2 किसके बराबर होना चाहिए, 9r के बराबर होना चाहिए, और x2 किसके बराबर होना चाहिए, 9r माइनस x। सिमिलर यहाँ पे x2 पे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ निकल के आ जाएगा x1 इक्वल्स टू 45r/6। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं x1 इक्वल्स टू 7.5r इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी। I hope you have understood this. So moving to the next question. Question number 7 देखते हैं। A man of mass m stands at one end of a plank of length L, which lies at rest on the frictionless surface. The man walks to other end of the plank. If the mass of the plank is m/3, then the distance that the man moves relative to the ground is। यहाँ पे देखो सिचुएशन को ऐसा है, the man is standing here having a mass of capital M on a plank, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो प्लैंक में ये खड़ा हुआ है, तो प्लैंक का मास कितना है, m/3, लेंथ इज गिवन L। तो ये आगे की तरफ जाएगा तो प्लैंक ऑब्वियसली पीछे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो प्लैंक की तरफ ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो प्लैंक ऑब्वियसली पीछे मूव करेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे कि इनिशियली तो ये बॉडी जो है रेस्ट पे ही था, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो।
सो यहाँ लिख सकते हैं m इंटू डेल एक्स वन प्लस एम बाई थ्री इंटू डेल एक्स टू डिवाइड बाई एम प्लस एम बाई थ्री। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें देखना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे, हम कहाँ पे देख रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे, तो हमें क्या लगेगा कि ये मान लो गया है एल डिस्टेंस आगे गया है। ठीक है, कितना डिस्टेंस गया है, मान लेते हैं ये एल डिस्टेंस आगे गया है, जाएगा ना ऑब्वियसली, ये पूरा लेंथ कवर करेगा ना, ये यहां से लेके यहां तक आएगा, तो पूरा इसका मतलब पूरा एल ये कवर किया इसने। लेकिन ग्राउंड से देखने पे लगेगा हमें कि ये तो एल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन क्योंकि प्लैंक जो है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एल डिस्टेंस आगे जाएगा, और प्लैंक अगर मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पीछे गया है, तो टोटल कितना आगे गया ये फ्रॉम द ग्राउंड रेस्पेक्ट इट मूव्स एल माइनस एक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो एल माइनस एक्स प्लस एम बाई थ्री, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x2 का, क्योंकि प्लैंक तो इनिशियली पहले रेस्ट पे था, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, विल गेट द आंसर x इक्वल्स टू 3l/4। मतलब x जो है, प्लैंक जो है, कितना पीछे गया होगा, 3l/4 डिस्टेंस पीछे गया होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो दिया नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 3m is projected from the ground at some angle with horizontal. The horizontal range is r. At the highest point of its path, it breaks into two pieces, m and 2m. The smaller mass comes to rest, and the larger mass finally at a distance x from the point of projection where x is equals to। अच्छा, तो क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है यहाँ पे एक मास है 3m, ये पूरा टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब गया, ये प्रोजेक्टेड है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, ये एट सम एंगल थीटा यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। तो जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया अपना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो। क्या रहेगा, सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया ना, तो ये एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड कैसे किया, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से आया, यहां गिरा, और एक ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट रेस्ट पे गिरा। रेस्ट मतलब डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर मान लो ये एक्सप्लोड नहीं करता, तो कुछ ये ऐसा सेंटर ऑफ मास इसका आके यहाँ पे गिरता, ये दिस विल बी द 3m, ये 3m मास यहाँ पे आता, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करता। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लोड किया है बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा ना। यस, सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अब तुम पूछोगे सर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, यहाँ पे एक लग रहा है ग्रेविटी, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो दोनों पे लग रहा है ना, ग्रेविटी दोनों पे तो लग रहा है ग्रेविटी। यस, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि दोनों पे अगर सेम ग्रेविटी लग रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ग्रेविटी के अलावा, तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां पे होना चाहिए था वो वहीं पे ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं अभी इस 2m मास की। ये क्वेश्चन में बोला गया कि ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हम लगा सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन मोमेंटम, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है ओनली वर्टिकल में। तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल क्या है, इनिशियल लगा 3m मास, और इसका स्पीड क्या था अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज vx, और फाइनल मोमेंटम जो होगा दैट इज स्मॉल m मास जो है वो रेस्ट पे आ गया, और जो बड़ा मास था 2m उसका वेलोसिटी कुछ होगा v इन द x डायरेक्शन। ठीक है, और v यहाँ से कितना निकला 3/2 इंटू vx। तो हमें पता है कि टोटल रेंज किसके बराबर होता है, that is vx into t। vx is the horizontal velocity of the 3m mass। ठीक है, ये जो मास है ना इसका दो वेलोसिटी होता था, एक होगा vy, एक होगा vx। तो vx जो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब टॉप पोजीशन पे था इसका वेलोसिटी कितना था, vx था। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लोड कर गया, एक छोटा मास बन गया, अब ये छोटे मास का x कंपोनेंट आ जाएगा, x कंपोनेंट किसके बराबर होगा, दैट इज n by 3/2 vx। क्योंकि हमें पता है रेंज किसके बराबर होता है, दैट इज vx into t, where t is the total time of flight and vx the horizontal velocity।
ऑफ द टोटल मास, मतलब जो इनिशियल मास था, दिस वन, ठीक है। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होना चाहिए, दैट इज हाफ ऑफ टी। डी इक्वल्स क्या होना चाहिए, v इंटू टी बाई टू। यस, डी इज दिस वन, यहां से लेके यहां एक्सप्लोर किया ना ये, तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने, दैट इज द वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी कितना है, v इंटू टाइम कितना है, t बाई टू। दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होना चाहिए, सो v इंटू टी बाई टू। तो v इंटू टू बाई टू, तो v किसके बराबर है, vx 3vx बाई टू इंटू टी बाई टू, या फिर 3/4 vx इंटू टी। लेकिन हमें पता है vx इंटू टी किसके बराबर है, r के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू आर, ठीक है। x किसके बराबर है, x इज गिवन बाय दिस मच टोटल डिस्टेंस, दिस इज d। d प्लस व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज r बाई टू, क्योंकि टोटल है रेंज r। देखो यहां से लेके यहां तक रेंज कितना है, r है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, r बाई टू, ठीक है। यहां से लेके यहां कितना है, दिस इज गिवन बाय d, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज r बाई टू, ठीक है, प्लस d। ये हो जाएगा r बाई टू प्लस डी, r बाई टू प्लस डी, डी कितना है 3/4r। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/4r। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर and another particle of mass 100 gram is simultaneously projected up from the ground along the same line with the speed of 100 meter per second. The acceleration of the center of mass. चलो भाई, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आ गया, मतलब दोनों पे, दोनों ऑब्जेक्ट जो एक ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो दोनों पे फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होने वाला, सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट रहेगा ना। कैसे, देखो हमें सेंटर ऑफ मास निकालेंगे यहाँ पे, सो m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 200, m क्या है 200 इंटू माइनस जी, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो सेंटर लग रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा था, दैट इज माइनस जी। सेकेंड का भी जो लगेगा उससे भी लगेगा माइनस जी, क्योंकि जी जो है हमेशा एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो ये क्या होगा, हमेशा माइनस जी होगा। तो a1 भी माइनस जी, a2 भी माइनस जी, ठीक है। तो एक कितना आ गया, इट विल इक्वल्स टू माइनस जी के बराबर आ गया, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 bricks each of length L and mass M are arranged as shown in the wall from the wall, distance center of mass of the system from the wall is। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो इसे, ये वॉल है, यहाँ से एक मास मैंने यहाँ पे रखा, एक मास मैंने यहाँ पे रखा, एक मास मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। क्या बोला है इसने, ये लेंथ L है, जो M2 है ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। जो M2 है इसका L/2 पोर्शन बाहर निकला हुआ है, और जो M3 है इसका L/4 पोर्शन जो है ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बताओ, M का, दिस M1, दैट इज एट द मिडिल पॉइंट। वॉल से कितना दूरी पे होना चाहिए, L/2। यस, C1 देखो लिखा मैंने L/2, और C2 कितना दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि ये L/2 बाहर है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय L ओनली, L, ठीक है। इसी तरह C3 सेंटर से कितना दूरी पे है, तो यहां से लेके यहां तक कितना L, और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा L/4, ठीक है। ठीक है, मुझे तो चाहिए यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, तो दिस टोटल डिस्टेंस इज L प्लस L/2 माइनस कर देंगे L/4। यस, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक, दिस इज L/2, ये है L/4 और ये है L/4, तो हमने यहां से निकाल दिया, तो हमको चाहिए यहां तक चाहिए था, ठीक है। दैट इज L प्लस L/2, ये यहां तक आ गया, और हमें माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, दैट इज L/4, आंसर विल बी 5L/4। तो x को हम निकालेंगे तो सेम, m को पता, m पता है हमें, हमें सेंटर ऑफ मास ही पता चल गया। बाय सॉल्विंग दिस विल गेट 11/2, 11L/12, दिस इज फ्रॉम द वॉल, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस a एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल with the hypotenuse as the diameter of the circle is removed, the distance of the center of gravity, या फिर center of mass ही बोलिए, of the remaining portion from the center of the circle, from the center of the circle, ठीक है। देखो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है,
राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ये। इसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया, मतलब ये पहले सर्कुलर डिस्क था, ठीक है। सर्कुलर डिस्क से एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाला पोर्शन जो है रिमूव कर दिया गया है। अब बताइए इसका सेंटर मास देखो, इनिशियली सेंटर मास कहाँ पे था 0,0, अभी कहाँ पे होगा देखो बाई लॉजिक इट इज, ये तो लग रहा है कि भाई कहाँ आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए सेंटर मास, लेकिन हम फॉर्मूले से देखेंगे। सबसे पहले देखो ए वन क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। ए2 क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। y1 क्या है, जो y1 इज जो रिंग है, सॉरी सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर कहाँ पे है 0, ठीक है। y2 क्या है, ये जो ट्राइंगुलर लैमिना दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, ये अगर मान लेते हैं हाइट है h, सॉरी वाई इट इज ऑल्सो ए ना, ये कितना है a के बराबर ही तो है, ठीक है। तो हाइट अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, ये a/3 ट्राइंगुलर लैमिना, याद करो ट्राइंगुलर लैमिना का सेंटर मास कितना है a/3 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो a1 का एरिया यहाँ से निकल जाएगा पाई a स्क्वायर, a2 का निकलेगा पाई a2 का आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो a स्क्वायर। और इसी तरह y1 y2 हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे a1 y1 माइनस a2 y2 बाई a2 माइनस a1, एक्चुअली ये होना चाहिए था a1, ठीक है, ये होना चाहिए था a1, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, इट शुड बी a1 माइनस a2, इट शुड बी a1 माइनस a2, ये a1 होगा, ठीक है, इट शुड बी a1 माइनस a2। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सो वाई कम यहाँ से आ जाएगा, y1 तो 0 है तो ये 0 आ गया, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा y कम इक्वल्स टू माइनस a/3 पाई माइनस a। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन से नीचे, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। ओके, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से, सो यहाँ पे देखो इन द फिगर शोन द होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड in the semicircle disk of radius 6 pi at a distance of 8 centimeter from the center C of the disk, the distance of the center of mass of this system from point C। तो देखो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको यहाँ से काट कर हमें निकालना है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या बनेगा, फ्रॉम दिस सेंटर, ये सेंटर पॉइंट सी से सेंटर ऑफ मास का दूरी अभी क्या रहेगा, वही हमें एग्जैक्टली पता करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द डेटा फ्रॉम द डेटा गिवन, 6 पाई है दैट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, 2 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कुलर डिस्क एंड 8 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी। ये डेटा गिवन है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इस इज द गिवन डेटा। व्हाट इज a1, दैट इज एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, a2 इज द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे a1 लिख सकते हैं, a1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 6 पाई के बराबर है ना, देखो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो है आर इज गिवन 6 पाई, तो 6 पाई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड 2, दैट इज कम्स आउट टू बी 36/2 पाई क्यूब, और वी कैन राइट 18 पाई क्यूब, ओके। इसी तरह a2 का निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई, ठीक है। y1 इज 8 सेंटीमीटर गिवन, देखो सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क का जो y1 आएगा सेंटर ऑफ मास आएगा, दैट इज गिवन बाय दिस वन 4r/3 पाई सेंटर ऑफ मास, तो r का वैल्यू हमें पता है दैट इज 6 पाई, यहाँ 6 पाई वैल्यू पुट करो, तो y1 कितना आ गया, y1 आ गया 8 सेंटीमीटर, और y2 कितना आएगा, दिस इज y2 इज द, ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का ओरिजिन से लेके पॉइंट सी तक, और ये हाइट तो गिवन ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर, तो y2 कितना आ गया, y2 आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे a1 y1 माइनस a2 y2, माइनस मैंने क्यों पुट किया मालूम है ना, क्योंकि हमें वहां पे एक पोर्शन हटाना है, ठीक है। तो जब ये पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर विल बी y कॉम इक्वल्स टू सेम 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर C, ओके। So this is all about the MCQ sessions. I hope you have enjoyed it. So our next video will be on the basics of the center of mass, जिसमें आपके theories रहेंगे, derivations रहेंगे, ठीक है। So stay tuned. We'll be discussing more on this chapters. Till then, have a good day. Take care of yourself. Thank you and bye bye.